डीएनएक्स टीवी डिजिटल मुलाकात में आज हमारे साथ है शासकीय त्रिमूर्ति नगर विद्यालय से कॉमर्स की लेक्चरर मैडम नीता लावण्य जी। मैडम, आपका सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे खास एपिसोड में। और मैम आप जी मैम, आप 25 सालों से विगत 25-26 सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैं चाहूंगा मैम कि आप अपना वो अनुभव हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें। जी सर। मैं पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ सर, और मैंने प्राइवेट स्कूल में भी काम किया हुआ है और प्री प्राइमरी स्तर से लेकर प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल सभी स्तर पे मैंने पढ़ाया हुआ है। तो सब तरह की उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाने का अनुभव है मुझको, और उनकी क्या समस्याएं होती हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, या उनको अच्छे से सिखाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए अपने हर संभव जो भरसक प्रयास मैंने किया है, जो भी मुझसे संभव था, अपनी कुछ कमियों के साथ भी उनके अच्छे के लिए ही मेहनत की है। मैम, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमारी जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर काफी विरोध रहा था शुरू से भी। ये बार बार एक आवाज आती रही थी कि हमारे जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ बदलाव होनी चाहिए। तो आखिरकार इस साल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी पर कुछ चेंजेस लेकर के आए हैं। तो मैम, हम चाहेंगे कि एक बार आप उस पर थोड़ा हाईलाइट करें। हाँ सर, ये जो हम लोग की शिक्षा नीति आई है अभी, ये तीसरी शिक्षा नीति है भारत में। 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1986 में आई। अब 34 वर्षों के लंबे समय के बाद शिक्षा नीति में सुधार कुछ हुआ है और नई शिक्षा नीति लागू हुई है अभी 2020 में। तो इस समय जो शिक्षा नीति आई है, हालांकि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें रोज रोज नियम और नीतियां बदली नहीं जाती, लेकिन फिर भी कम से कम हर 10 सालों में उसका एक पुनरावलोकन होता रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन काफी लंबा समय हमको गुजर गया, लगभग 3 दशक से भी ज्यादा एक नई शिक्षा नीति लाने में। और उस नीति के लाने के बाद हमको बहुत खुशी है, एक शिक्षक होने के नाते और एक भारतीय समाज का एक हिस्सा होने के नाते मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि एक नई शिक्षा नीति आई और वो काफी अच्छी नीति। मैं इसके समर्थन में हूँ जो नई शिक्षा नीति आई है। अपने 25-30 जितने साल पुराने के साल के बाद शिक्षा नीति आई है, लगभग उतने ही समय का मेरा भी शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव है। इस समय जो जो कमियां मुझको अपने नीति में लगती थी या अपने आसपास के माहौल से लगती थी, उन सब चीजों का करीब करीब समावेश उसमें हो गया। लेकिन कुछ चीजों के लिए, जैसे पहले मैं अच्छी बातें बोल देती हूँ उसमें। सबसे पहली बात तो प्री प्राइमरी लेवल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये एक बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि अभी तक जो सरकारी स्तर में पढ़ाई होती थी वो क्लास 1 से शुरू होती थी, तो उसमें प्री प्राइमरी स्तर के 3 साल और शामिल हो गए हैं। नर्सरी, PP1, PP2 या कोई भी भाषा कह लो आप उसको, तो 5+3+3+4 का जो सिस्टम आया, तो ये काफी अच्छा सिस्टम है। इससे बच्चों का बेस जो है वो काफी मजबूत हो जाएगा। उनको शुरू से एक ही स्कूल में जब वो आते रहेंगे, एक ही शिक्षक के पास वो जब जाते रहेंगे, या एक ही माहौल के में जब वो पढ़ेंगे, तो उनको काफी अच्छा होगा उनके लिए, बेसिक नॉलेज के लिए, उनके शुरुआती ज्ञान के लिए। लेकिन इस चीज में एक सुधार हो सकता था मेरी समझ की, कि जो आंगनबाड़ी है, अभी आंगनबाड़ी उस काम को करती है। आंगनबाड़ी में बहुत कुछ होता है कि वहां पे छोटे बच्चों को हल्के स्तर पे मुख्य बात होती है कि खाना पीना और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और थोड़ा बहुत होता है कि उनके पढ़ाई और खेलकूद की व्यवस्था करना। तो अभी अगर इसको भी इसमें कुछ संयुक्त करके, या पता नहीं अभी कैसा क्या करेगी सरकार, कैसे इस व्यवस्था में कैसे लाएगी, मेरे को अभी नहीं पता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर वो जोड़ पाती तो वो दोनों काफी अच्छा कोलैबोरेशन होता उस, और वहां से पढ़ाई का स्तर भी काफी अच्छा होता। तो ऐसा लगता है मेरे को कि उस चीज को जोड़ देना चाहिए था। और उसके बाद में
जब आंगनबाड़ी के बाद जो प्राइमरी 2 तक का पढ़ना है, इनको शुरू के 3 साल प्री प्राइमरी, फिर 2 साल एक क्लास 1 और 2, कुल मिलाकर 5 साल। तो 8 साल होते होते ये इस क्लास में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर 3 साल ये दूसरी क्लास पढ़ेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे, फिर और एक बहुत अच्छी बात हुई कि 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया। दूसरी सबसे अच्छी बात जो मेरी समझ के हिसाब से हुई है, और जब मैं प्राइमरी स्कूल की शिक्षक थी, जो मैंने जिस फील्ड में नौकरी शुरू की थी, उससे लेकर आज लेक्चरर के पद पे आते तक, हर स्तर पे, हर मंच पे ये बात उठाई है अपने स्तर पर कि आप शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट बेस्ड करिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चा किस स्तर पे पढ़ाई करेगा और वो सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर बाजार में खाली हाथ जाकर खड़ा हो जाएगा। कम से कम उसको कौशल, हाथ का कोई कला सिखाइए, हाथ का कोई हुनर दीजिए कि वो कहीं भी जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए और कमाने की, अपना जीविकोपार्जन करने की हिम्मत रखे। शिक्षा का सर सिर्फ 2 मतलब होना चाहिए किसी भी शिक्षा नीति में। एक तो वो पहला मुख्य मकसद होना चाहिए कि उसको अपने समाज के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए अपनी जवाबदारियों को वो समझे। इतना ज्ञान उसमें हम विकसित कर पाए किसी भी बच्चे में। किसी भी शिक्षा नीति को इस पे पहले आधारित होना चाहिए। दूसरा कि अगर जो आजकल होता है कि भाई शिक्षा नीति, शिक्षा लो इसलिए कि आपका जीवन चल जाए, तो जीवन मेरे हिसाब से जीविकोपार्जन सेकंड लेवल पे आता है, सेकंड मकसद होना चाहिए। लेकिन अगर जीविकोपार्जन पे भी चल जाए तो बच्चे को क्यों ना आप शुरू से स्किल डेवलपमेंट की क्लास में डालें, हाथ का हुनर सिखाएं, जो अब की शिक्षा नीति में आया है। अब कक्षा 5 से के बाद यानी कक्षा 6वीं से एक कोई ना कोई कौशल विकास की एक पढ़ाई हो, तो ये बहुत अच्छा नियम है जो शिक्षा नीति पे जो आया है। और इससे मेरे भी जानकारी में जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं वो सभी बहुत खुश हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात हुई है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करने की प्लानिंग हुई है। जो कहीं भी आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो बच्चे पे अननेसेसरी बहुत ज्यादा जो बर्डन होता है, बहुत आता है कि अब ये एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद इसकी करनी है, अगर इसमें नहीं हुआ तो ये होगा, तो अब एक एग्जाम देगा, इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में हो जाएगा। तो उसका तनाव का स्तर काफी कम हो जाएगा उस चीज से। और जो बच्चों का सब्जेक्ट का 10वीं का बोर्ड हटा दिया है, और उसके साथ एक और बहुत अच्छी बात उसने डाल दी है कि भाई आप एक साथ कई विषय चुन सकते हो। अभी तक होता था कि अगर आप कला संकाय में जा रहे हो तो कला से संबंधित विषय ही चुनोगे, और अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, कोई सिलाई सीखना चाहता है, कोई बढ़ईगिरी सीखना चाहता है, तो ये सब सहायक विषय हुआ करते। लेकिन अभी सबको मुख्य विषय में लाकर कोई गणित के साथ इतिहास पढ़ सकता, साइंस, आज कितनी अच्छी बात है कि कोई साइंस, गणित और इतिहास तीनों एक साथ लेकर पढ़ सकता है। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय है मेरी समझ के हिसाब से, और इससे बच्चे को भी पता चलेगा कि उसकी व्यक्तिगत रुचि किस चीज में है। तो ये मेरे समझ के हिसाब से शिक्षा नीति बहुत अच्छी है, बशर्ते कि इसमें ये 1-2 चीजें सुधार दी जाती। और दूसरा, मैं बजट के लिए कहना चाहती हूँ शिक्षा नीति में कि जो इसका बजट आता है, तो ये बजट अभी 1.5% के लगभग बढ़ा दिया गया है। 4.36 से बढ़ाकर उसको 6% कर दिया गया है बजट का। तो इतना पैसा जब सरकार शिक्षा विभाग में दे रही है, तो सिर्फ शिक्षक, अभी जो शिक्षा नीति आधारित है वो शिक्षक को क्या क्या देना है या सरकार को क्या क्या देना है बच्चों को और समाज को, इस पर आधारित है। मैं चाहती थी कि उसमें बच्चा भी उसके बदले में क्या क्या देगा, बच्चे की भी कोई अकाउंटेबिलिटी है कि अगर वो पढ़ रहा है, उसके ऊपर सरकार इतना खर्च कर रही है, तो वो भी तो बदले में कुछ करे, तो वो क्या करे। तो जैसे एक सामान्य बात है कि पुस्तकें छपती हैं, हम लोग के यहाँ पुस्तकें मुफ्त में 10वीं तक बांटी जाती हैं, और वो पॉल्यूशन का भी नुकसान है पर्यावरण का उससे। और उसके बाद में जब वो पुस्तकें बंटती हैं तो वो हर साल नहीं छपती जाती हैं,
जब एक ही कोर्स हर बार चलते जाना, एक ही सिलेबस हर बार है, तो क्यों ना जी बच्चों से बोला जाए कि भाई आप ये पुस्तक ले जाइए, संभाल जी कर रखिए, पढ़कर आपको साल के आखिरी में लौटाना है, और अगर आप जी, नहीं लौटा सकते हो तो आपको इसकी कीमत को चुकाना पड़ेगा। तो बिल्कुल कम से कम इससे उनमें एक जवाबदारी का भाव आएगा, और जो कि हम चाहते हैं कि एक समाज का जो कोई बच्चा बड़ा होके कल के दिन नागरिक बनने वाला है, और नागरिक तो वो अभी भी है, लेकिन एक वयस्क नागरिक होगा, तो उसको एक जिम्मेदारी का आभास हो, उसके में जिम्मेदारी की भावना आए कि आगे चलकर अपनी हर चीज को संभाल कर रखना, अच्छे से काम करना सीखे, और विद्या की कीमत समझे। जब बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल। में कोई चीज मिलती है तो पुस्तक यहाँ वहां पट्टी घूमती है, और उस फिर टीचर के सर पे आ जाते हैं कि भाई आप पुस्तक दीजिए, या सरकार पुस्तक नहीं देती, फट गई पुस्तक, क्या करें। तो आपने फाड़ी क्यों, इसकी भी जवाब, बच्चे की भी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए थी, उसके साथ साथ उनके अभिभावकों की भी। जी। अभी तो जी कहिए। मैम बहुत सही आपसे सुनने को मिला कि कहीं ना कहीं हम जो शिक्षा की बात करते हैं, हम एक किताबों को निकाल करके हम बोलते हैं कि हाँ सेव एनवायरनमेंट, बट प्रैक्टिकली सेव एनवायरनमेंट कैसे होगा ये आपने हमको बताया। जो जो आप किताबें की बात कर रहे हैं कि उसको या तो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से उसको वापस ले करके वो उसी चीज को रिसाइकल अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और दूसरी बात मैम मुझे बेहतरीन लगा कि आपने जो बात करी कि हाँ भाई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो हाँ कहीं ना कहीं एजुकेशन का एक मेन जड़ होना चाहिए, जो आज की डेट में एक फॉर्मेलिटी हो चुकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैम दूसरा एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी काफी लंबे समय से अभी कोरोना का एक कहर चल रहा है और स्कूल्स वगैरह बंद है। अभी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए हमने, चलो ठीक है कि ऑनलाइन क्लासेस हमने चालू कर दी हुई है, बट मैम जी जी उसका एक्चुअल में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब बच्चे उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, पार्टिसिपेशन बहुत कम कम है। कम से कम सरकारी स्कूल का और मेरे अपने साथियों का अनुभव, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है। और मैं सच बोलूं तो कम 20 से 25% से ऊपर पार्टिसिपेशन नहीं है। और उसके अलावा उसकी वजह भी है, कभी नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, और जी जी बहुत बार कहना सही पता नहीं उचित है कि नहीं, बहुत बार होता है बच्चा ये भी चाहता है कि मैं अपने जो मोबाइल का डेटा है वो पढ़ाई में ना खर्च करूं, क्योंकि हम्म। पढ़ाई ये सेकंड ऑप्शन है। वो जी जी अपनी बाकी चीजों में उस डेटा को खर्च करना चाहता है। कुछ के पास व्यवस्था भी नहीं है, और हम्म। कुछ के पास अगर है भी तो वो उस चीज का उपयोग शिक्षा में करना नहीं चाहते। और जी मैंने जी जो अभी कहा ना कि ये मुफ्त की जो शिक्षा प्रणाली है, ये हम्म। नुकसान कर रही है बच्चों का। वो इसलिए नुकसान नहीं कर रही है कि मुफ्त क्यों दिया जा रहा है, वो जी नुकसान इसलिए कर रही है कि वो उनके मन से जिम्मेदारी के बोध को खत्म कर दे रही है। अभी उनको ये नहीं मालूम है कि पढ़ना इतना अनिवार्य है। कहीं एक जी उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि इस साल तो प्रमोशन हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर प्रमोशन हो जाएगा। और जी उस यहाँ स्कूल अगर वो आना भी चाहते हैं, जो सरकारी स्कूलों का मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम्म। पिछले 20 सालों से तो मैं सरकारी, तो अगर वो स्कूल आना भी चाहते हैं तो यहाँ सिर्फ वो उनको ज्यादा उत्सुकता पढ़ाई से अधिक इस बात की रहती है कि हम अपने दोस्त यारों से मिलेंगे, थोड़ा जी हमारा जी एंटरटेनमेंट हो जाएगा, माँ बाप भी निश्चिंत रहते हैं कि हम काम पे चले गए भाई, और खाना पीना तो फ्री सरकार दे ही रही है, कॉपी हाँ, किताब का खर्च तो है ही नहीं। तो ये जो आ, हर चीज, लोगों की अगर कोई कमजोर है तो उसकी सहायता होनी चाहिए, उसको जी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन जी उस सहायता के बदले में उसको भी कोई कर्तव्य है, ये ज्ञान उसके पास होना चाहिए। और जी अगर वो जी अपने से ज्ञान नहीं लेता है तो सामाजिक जो सरकारी नीतियां बनती हैं, कम से कम हम्म। उसको ऐसा कोई नियम लाना चाहिए कि वो दबाव बने, कि वो जी जिम्मेदारी को अभिभावक और बच्चा दोनों महसूस करे। जी जी अभी कोरोना काल में पढ़ाई चल रही है, और देखिए जी, हर जगह पढ़ने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग तो पढ़ते ही हैं, चाहे स्कूल बिल्कुल लगे या ना लगे।
और वो अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो वो ऑनलाइन क्लासेस में भी आते हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, और उनको कैसे समझाया जाएगा ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि वो कैसे पढ़ पाएंगे। कोरोना में परेशानी तो है इस चीज की, और स्कूल बुलाना उससे बुरा डिसीजन होगा। अगर बोला जाता है कि आप स्कूल आओ, तो किसी को सिर्फ पढ़ाना सिखाने के लिए आप उसके जीवन से नहीं खेल सकते ना। तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है इस बार, लेकिन पढ़ाई कम है। मैम एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा कि एज अ टीचर, जैसे आप एक प्रोफेसर हैं, एक लेक्चरर हैं, तो जी आप हाँ। सोसाइटी को, बच्चों को और बाकी आपके जो टीचर्स हैं उनको आज आप क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? आ, सर, मैं आज ये कहना चाहती हूँ सबसे, अपने बच्चों से सबसे पहले, जी। कि जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हम्म, अपने जीवन को अपने तरह से जीना, और जी उसके लिए अपनी योग्यताओं का विकास करना है। जी शिक्षक जी। आपके गुणों को सिर्फ प्रोत्साहित करेगा, आप पहचानिए, आगे बढ़िए, हम्म, आपको सहायता करेगा, मार्गदर्शन करेगा, लेकिन जी अपनी जवाबदारी, अपने कर्तव्य के लिए जिम्मेदार होना उसका खुद की ड्यूटी है। जी सबसे पहले वो अपने अपने आप को जागरूक करे, और शिक्षा का मतलब जागरूकता ही होता है कि वो जी। जागरूक हो अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने हम्म, समाज के लिए, फिर अपने देश के लिए, और अपने जी साथ के सब लोगों के लिए, और उसके लिए सबको बिना चोट पहुंचाए जीने की कला सीखे। तो जी मेरा संदेश सबके लिए यही है कि जी शिक्षा को जीविका का साधन मत मानिए। जी। शिक्षा को जीवन के स्तर को बढ़ाने का, खुशी को बढ़ाने का मौका समझिए, और हम्म। शिक्षा की नीति को भी उसी ढंग से बनाइए, या होना चाहिए। और हर शिक्षक को अपने बच्चे को यही सिखाना चाहिए कि आप अपनी योग्यता का विकास करो और अपने जीवन को सफल करो। धन्यवाद सर। चलिए मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारे इस डिजिटल मुलाकात के एपिसोड में आपने अपना समय दिया। और मैम आप मुझे लगता है कि डेफिनेटली मतलब बच्चों को एक आपसे प्रेरणा जरूर मिलेगी ही। अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर।